कतर, कुवैत और ईरान जैसे इस्लामिक ममालिक की जानिब से दबाव के बाद हुकूमत हिंद काफ़ी दबाव में नज़र आ रही है और उसने गुस्ताखे रसूल पर कार्रवाई की है और दोनों को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई का सऊदी अरब ने खैर मकदम किया है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने ट्वीट करते हुए आनत रसूल की सख्ती से मजम्मत की है और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया है कि तमाम मज़ाहिब और अक़ायद का एहतराम किया जाए। वहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान के सिफारतकार को इस मामले में तलब किया और आनत रसूल की सख्ती से मजम्मत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और PTI के सदर इमरान खान और PPP लीडर बिलावल भुट्टो ने भी नुपुर शर्मा के ज़रिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की सख्ती से मजम्मत की गई है और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला कदम करार दिया गया है। OIC के जनरल सेक्रेटरीट के हालिया बयान से मुतालिक मीडिया के सवाल के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने OIC के जनरल सेक्रेटरीट से हिंदुस्तान पर बयान को गैर ज़रूरी और तंग नज़र तबसरों पर मुश्तमिल करार देते हुए बयान को मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद तमाम मज़ाहिब का सबसे ज़्यादा एहतराम करती है। अरिंदम बागची ने कहा कि तौहीन आमेज़ ट्वीट्स और तबसरे जो किसी मजहबी शख्सियत की तज़लील करते हैं बाज़ अफराद की तरफ से किए गए थे, वो किसी भी तरह से हुकूमत हिंद के ख़यालात की अक्कासी नहीं करते। इन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा तंजीमों की जानिब से इन अफराद के ख़िलाफ़ पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। इन्होंने OIC सेक्रेटरीट पर जोर दिया कि वो अपने फ़िरक़ावाराना अंदाज़ को अपनाना बंद करे और तमाम अक़ायद और मज़ाहिब का एहतराम करे। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें इस पर कार्रवाई की सख्त मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कार्रवाई को यूपी के वजीर दयाशंकर सिंह के बहाने महज धोखा करार दिया। इन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी को न सिर्फ नुपुर शर्मा पर मुअत्तली की दिखावा वाली कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि कानूनी कदम भी उठाना चाहिए। मुतनाज़ बयान पर बीजेपी से मुअत्तली तो उनकी भी हुई थी जो आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में वजीर बने बैठे हैं। कांग्रेस बीजेपी की कार्रवाई को बैरूनी ताकतों के दबाव में उठाया गया कदम करार दे रही, तो वहीं कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने यूपी हुकूमत को नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ केस दर्ज करने का चैलेंज किया है। कतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते हैं, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप। और आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि सिर्फ मुअत्तली से काम नहीं चलेगा बल्कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इकोसिस्टम एक तरह से खराब हो रहा था। नुपुर शर्मा हो या कोई एक जिंदल साहब हैं, वो अकेले नहीं। शाम 7 बजे के बाद इस देश में जो टीवी में नुमाइश चलती थी उसमें सारी मर्यादाएं टूट गई थी। लोगों ने देश में प्रतिरोध किया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब दुनिया में प्रतिरोध होने लगा तो शायद समझ में ये बात आई
ऐसे आज के दौर में चीज़ें चल नहीं सकती। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद बाकी पार्टी भी ये तय करे कि हमारे मुल्क का जो 75वें वर्ष में आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें बेमनस्य, घृणा, द्वेष की जुबान के लिए कोई स्पेस ना हो। जब तक ये इसको हम एक कॉमन मिनिमम चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस ना हो कि और जो कोई बोले पार्टी उस पर तुरंत कार्रवाई करे, ये ना कहे कि ये फ्रिंज है, क्योंकि आज भाजपा में फ्रिंज और मेन स्ट्रीम का फ़र्क बड़ा मुश्किल हो गया है। मंत्री लोग किस तरह के बयान देते हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर गंभीर चिंतन के बाद पहलकदमी की आवश्यकता है। सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की करतूतों की वजह से मुल्क का सर शर्म से दुनिया भर में झुक गया है। जनता पार्टी को नफरत की ट्रेनिंग देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो पूरे देश में नफरत का बीज बोने का काम करती है, दूसरे धर्मों को अपमानित करने का काम करती है। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 75 वर्षों की आजादी में मैंने कहा तो आपसे, इतनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, भारत को शर्मिंदा करने की कार्रवाई किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की जितनी नरेंद्र मोदी जी ने अकेले की है। आज हमारे राजदूतों को बुला बुला के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। 130 करोड़ भारतीयों का सर शर्म से झुक गया मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से, मोदी जी के कारनामों की वजह से। तो ये एक बहुत, आप सोचिए, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, भारत के लोग, उनके सामानों का बहिष्कार हो रहा है। भारतीयों को कितना अपमानित महसूस करना पड़ रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में। पूरी दुनिया में आप भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं भारत की। तो ये कोरी बयानबाजियां, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। असली चेहरा जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का है वो सामने आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को छुपाने के लिए सुबह सुबह ईडी पहुंच जाती है सत्येंद्र जैन के घर पे। कानपुर तशद्दुद के मुलज़िमीन की गिरफ्तारियों का लगातार सिलसिला जारी है। इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि तशद्दुद के दौरान पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया था और पुलिस ने उस पेट्रोल पंप को सीज कर दिया है जहां से पेट्रोल लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर एक पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया। हमारे कानपुर नुमाइंदे संदीप सविता ने उस पेट्रोल पंप का जायजा लिया। वादरे के तशद्दुद मामले में इतवार को मजीद 5 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया। कानपुर तशद्दुद में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 40 लोगों को नामजद किया गया। ATS को भी जाँच में शामिल किया गया है। कानपुर में जिस तरह से 3 जून को हिंसा हुई, उसमें पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। सवाल उठा कि आखिर इतना पेट्रोल कहां से आया। जब जांच हुई तो कानपुर के कई पेट्रोल पंपों के CCTV खंगाले ले गए, जहां पर डिप्टी पड़ाव का ये पेट्रोल पंप जहां पर मैं मौजूद हूं, इस पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर इस पेट्रोल पंप को सीज किया गया। यहाँ से बोतल से पेट्रोल लिया गया है। जांच जारी है। DM ने इसे सीज कर दिया है और सभी पेट्रोल पंपों के यहाँ पर जो है आसपास के पेट्रोल पंपों के CCTV फुटेज मांगे गए हैं। हमारे साथ यहाँ एक जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं वो मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से CCTV फुटेज जो आया है वो कब का है, जबकि जो जांच करने की टीम आई थी वो करीब 3 जून का है। कैसे यहाँ पर पेट्रोल जाता है बोतलों में, क्या कारण है? यहाँ पे जो है लोग गाड़ी वहाँ खड़ी कर देते हैं, बोतल लेके आते हैं, पेट्रोल ले जाते हैं। उनको अगर देने मना करो तो लड़ाई झगड़े पे तुरंत उतारू हो जाते हैं। ये हमारे सारे कस्टमर खड़े, किसी से आप पूछ सकते हैं, ये सब बताएंगे। हमारी बात नहीं, कस्टमर खड़े, कस्टमरों से आप पूछिए कि तुरंत झगड़ा, हम यहीं रहते हैं, बवाल कर देंगे। कहाँ से आते हो, कितने दूर घर है तुम्हारा, रास्ते में देख लेंगे। अगर बोतल में पेट्रोल ना दो तो दुनिया की बातें सुनो। क्या इसकी कभी शिकायत पुलिस से की गई? इसकी शिकायत क्या, एक कंप्लेंट उसमें जो अभी झगड़ा बवाल पड़ा है थाने में, उसका झगड़ा यहाँ हम लोगों ने किया था। जब ये लिखा था पर्चा, तब झगड़ा भी किया था बोतलों के चक्कर में। उसका भी अभी एक केस पड़ा है थाने में कि बोतलों में पेट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ लोग नहीं मानते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें?
जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से इनका कहना है, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, कि जब यहाँ पर लोग बोतल में पेट्रोल लेने आते हैं, अगर उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाता है तो वो लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। इसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुधरने का नाम नहीं लेता है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तिरुवनंतपुरम में पीएफआई ने एहतजाजी मार्च निकाला। सीएम हाउस तक ये मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की, ताकत का इस्तेमाल किया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस ने पीएफआई कारकुनों पर पानी की तेज बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे। एहतजाजी पीएफआई यूनिट्स पर हो रही कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। केरल की रियासती हुकूमत की तरफ से पीएफआई पर जारी कार्रवाइयों को आरएसएस कीमा पर उठाए जा रहे इक़दाम से ताबीर किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईडी ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की दरख्वास्त पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। मलिक और देशमुख ने महाराष्ट्र में होने वाले राज्यसभा इंतखाबात में वोट डालने के लिए जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर इस मामले में ईडी को कल तक जवाब दाखिल करना है। समाअत की अगली तारीख 8 जून मुकर्रर की गई है। एनसीपी के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने मरकज पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो भी मरकज के खिलाफ बोलता है, ईडी उसके पीछे लगा दी जाती है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख की मरकजी एजेंसियों के जरिए गिरफ्तारियों पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कुछ नहीं किया, वो जेल में फंसे हुए हैं। देशमुख खानदान पर 109 बार छापेमारी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दी जानी चाहिए। सुप्रिया सूले ने दावा किया है कि आज या कल अदालत नवाब मलिक और अनिल देशमुख को क्लीन चिट देगी। एनसीपी लीडर ने कहा कि मजीद जो मरकज के खिलाफ बोलता है उस पर छापा मारा जाता है। दो नेता जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो दोनों जेल में फंसे हैं। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोर्ट से हमको आज नहीं तो कल ज़रूर न्याय मिलेगा। और आप ये रिकॉर्ड करके रखिए, जब दोनों बाहर आएंगे और उनको क्लीन चिट मिलेगा तो मेरा ये रिकॉर्डिंग ज़रूर आप बजाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पूरी केस पता है, दोनों केस में क्या हो रहा है। और जिस तरह से केंद्र सरकार जो उनके खिलाफ बोले, आप देखिए, आप डेटा निकाल के देखिए इस देश में जो देश केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसी के ऊपर रेड है। इनकी आप देख लीजिए, इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का में डालना चाहिए। 109 बार देशमुख फैमिली के यहाँ रेड हुई, 109। तो 108 बार क्या कर रही थी जब रेड कर रहे थे? 109 बार करनी पड़ी क्योंकि 108 बार कुछ मिला ही नहीं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। दिस इज जस्ट शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, एक बात। और दूसरी बात जो मुझे आश्चर्य लगता है कि जिस आदमी पे ही सारे आरोप है, वही आज माफी का साक्षीदार हो रहा है। आप सोचिए, और ये हमारे नेता इसलिए नहीं, दिस इज जस्ट लॉजिक, कि जिस आदमी पे 10 गुने हैं, जो खुद कबूल भी कर चुका है, और वही आज माफी का साक्षीदार कैसे बन सकता है? ये कौन सा न्याय है? और ज़रूर मैं माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से पूछूंगी जब दिल्ली जाऊंगी और पार्लियामेंट में बोलूंगी कि मोदी जी, आप ये कौन सा न्याय कर रहे हैं? और मैं मोदी जी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं मोदी जी से हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है देश में। उधर ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी के खिलाफ भी आज कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इनका ताल्लुक सत्येंद्र जैन, जो कि आपके लीडर हैं, उनसे बताया जाता है, और इस ताल्लुक से 7 जगहों पर छापेमारी की गई है। यह कदम मरकजी जांच एजेंसी की जानिब से 30 मई को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के चंद दिन बाद उठाया गया। सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में है। इस वक्त मैं साउथ ईस्ट दिल्ली में हूं और यहां पे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए। यह ज्वेलरी शॉप है और यहां पे आप देख सकते हैं ईडी की टीम पहुंची है सर्च ऑपरेशन करने के लिए। और इस वक्त में ईडी की टीम अंदर है। इस वक्त में ईडी की टीम अंदर आप देख सकते हैं सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त में। मैं अंदर नहीं आ रहा हूं, मैं एक बार बस आप यहीं पे, मैं एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ईडी की टीम और जो दिल्ली की सरकार के मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, उससे जुड़े लोकेशन पे छापेमारी चल रही है। अंदर में ऑफिसर्स बैठे हैं ईडी के और इस वक्त में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन
को अंजाम दिया जा रहा है। ये ज्वेलरी, ये राम प्रकाश ज्वेलर है साउथ ईस्ट दिल्ली में, और यहाँ पर तमाम दस्तावेजों को खंगालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस ज्वेलर्स के जो मालिक हैं, उससे जुड़े तमाम लोग हैं, वो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। अंकल, ये आपका है? ये हम यहाँ रहते हैं। आप क्या नाम है आपका? राकेश जैन। राकेश जैन। क्या यहाँ पे टीम पहुंची, क्या बोली है? कुछ नहीं, हम सुबह यहाँ बैठे हुए थे, 7:30 बजे करीब एक गाड़ी आई और एकदम 9 बजे फिर इनको बुलाया और ये दुकान खोल के अंदर घुस गए। तो कुछ बताया नहीं गया कि क्या है? कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया, अंदर चले गए। फिर बाद में पता चला शायद ईडी वाले आए हुए हैं। ईडी वाले हैं। तो ये आप ही मालिकाना हक है या आपके बेटे का? हमारे मार्केट के लोग हैं ये। हाँ। और बड़ा अच्छा शोरूम है यहाँ पर, बहुत अच्छा काम है इन लोगों का और बड़े ईमानदार शरीफ लोग हैं ये। अब पता नहीं सचिंदर जैन जी से क्या कनेक्शन है इनका, ये हम लोगों को नहीं पता। अगर आप कह रहे हैं कि सचिंदर जैन जी के चक्कर में पड़ी है, हाँ, तो इस बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है उनकी कोई रिलेशन उनसे, हमें नहीं पता। अच्छा, उनसे जुड़े हुए पता नहीं। ये है किनका, क्या नाम है इनका? राम प्रकाश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। राम प्रकाश ज्वेलर्स। तो ये मालिक अंदर ही हैं? क्या, कौन है मालिक अंदर? पता नहीं कौन सा लड़का, 3 भाई हैं, कौन सा ही पता नहीं। कौन कौन है 3 भाई? कौन है? 3 भाई हैं, प्रवीण है, नवीन है, तीसरे का नाम नहीं पता, 2 हैं। अब अंदर तो दिख नहीं रहा मेरे को कोई भाई इनका। हाँ। ये जो इनका कहना है कि इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त में सर्च ऑपरेशन अंदर है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नगेंद्र दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये 3 भाई हैं जो राम प्रकाश ज्वेलर्स जो हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि 3 भाई हैं। और यहाँ पर जिस तरह से इनसे जुड़े मामले में जानकारी मिली थी और पिछले कुछ समय पहले सत्येंद्र जैन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, उसी गिरफ्तारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के बारे में जानकारी मिली और उसी के आधार पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर तमाम जो कई लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। हालांकि देखिए अभी कोई पहुंचे नहीं, ईडी के अधिकारी की गाड़ी है, सिर्फ एक गाड़ी, और यहाँ पे भी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अब जैसे ही खबर जानकारी मिली है, आसपास में कुछ लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और इस ज्वेलर्स की अगर बात करें, ज्वेलर्स जो है राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। और जिस तरह से बकायदा यहाँ पे ईडी की टीम पहुंची, उसके बाद अब आसपास के लोगों को भी जानकारी हो रही है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। देखिए, ये प्रताड़ना की कार्रवाई है, ये कोई रेड की कार्रवाई नहीं है। और दूसरी चीज, 5 दिन तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई। इसी बीच हाई कोर्ट में ईडी ने लिख के दे दिया कि उन पे कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं उनके खिलाफ। जब कुछ भी नहीं मिला सत्येंद्र जैन के खिलाफ, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है, क्योंकि वो दिल्ली की सेवा स्वास्थ्य के जरिए ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है, उनको बदनाम करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए आज उनके घर पे छापा मार दिया। और उनके घर पर भी ये पहली बार छापा नहीं है। उनके घर पे सीबीआई का, ईडी का, आईटी का कई बार छापा मरवा चुके हैं मोदी जी, कई बार छापा मरवा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, निकला कुछ नहीं। तो इसलिए ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बौखलाहट दिख रही है कि एक ईमानदार मंत्री को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करके दिखा रहा है, उसको बदनाम करो, उसको प्रताड़ित करो, उसको उठा के जेल में डाल दो, उसके परिवार को प्रताड़ित करो, पत्नी को प्रताड़ित करो, बच्चों को अपमानित करो। इससे सिर्फ इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से एहतजाज किया जा रहा है। खासकर जो कश्मीरी पंडित के लोग हैं, उनका एहतजाज लगातार जारी है। पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन वहाँ पर वादी में तैनात थे, उनकी मांग है कि उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए, जबकि वहाँ पर जो टीचर थे उनको सेफर जोन मुंतकिल किया गया। प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के अरकान ने इस सिलसिले में आज जम्मू में अक़लियती बरादरी के तमाम मुलाजमीन, पीएम पैकेज के मुलाजमीन और जम्मू कश्मीर के यूटी से बाहर के कारकुनों की हिमायत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। ट्रस्ट ने इन तमाम मुलाजमीन की जम्मू में पोस्टिंग का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने मासूम लोगों के कत्ल को रोकने में नाकामी पर हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया और इन्होंने वादी में हालात मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक तमाम कश्मीरी पंडितों और अक़लियती बिरादरी के मुलाजमीन के तबादले का मुतालबा किया।
कश्मीर में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ पे हमले कंटिन्यूसली हो रहे हैं और खासकर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को निशाना बना रहे हैं, उसके खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने यहाँ पे जम्मू में प्रोटेस्ट शुरू किया है और जो प्रेमनाथ ट्रस्ट मेमोरियल के तहत ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे बैनर भी उन्होंने लगाए हैं और ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को जो है ये सिक्योरिटी पूरी मिलनी चाहिए। जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये बड़े गुस्से में है और कह रहे हैं कि सरकार जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरी तरह से नाकाम हुई है। हम इन्हीं से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं नाम बताइए। MK दिलानी। ये उसकी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट जो बेसिकली टेम्पल एंड श्राइन बिल के लिए बहुत 12 साल से स्ट्राइक कर रहा है, आज हमने स्पेसिफिक एक रखी डेमोन्स्ट्रेशन इन फेवर ऑफ आवर एम्प्लॉयज। जो हिंदू एम्प्लॉयज वहाँ पर हैं जो बड़े मुसीबत में है, जो सिक्योर्ड हैं, वो डर है उनका फियर है, वो बाहर नहीं आ सकते हैं, उनको सिक्योरिटी मालूम है ही नहीं। और मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी से उनको इमीडिएट सिक्योरिटी प्लेस पर ले जाए और ताकि वो आराम से अपनी लाइफ जिए। ये अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। तो आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, मैं वीरेंद्र रैना। आज का प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जो हालात बने हैं वो 1990 से भी भयानक हालात बने हुए हैं। जिस प्रकार से 1990 में टारगेट किलिंग्स होती थी उसी प्रकार से आज भी टारगेट किलिंग्स हुई हैं। जो विजय कुमार जी की, राहुल भट्ट जी की, अमरीन जी की, ये सारी हत्याएं जो हैं ये टारगेट किलिंग्स हैं और ये टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है बंद होना चाहिए। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरी माइनॉरिटीज की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और जब तक ऐसा नहीं होगा हालात जो है बद से बदतर होते हैं। आपका नाम? कश्मीरी लाल भट्ट। क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? For safety and security of Kashmiri minorities in the Kashmir. That is our sole purpose today. Besides that, we are already having a problem of that police. इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां 10वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया गया। रियासती वज़ीर तालीम के हाथों नतायज जारी हुए। 6,15,908 तलबा इम्तहान में शरीक थे। 4,14,281 तलबा कामयाब हुए। जिला प्रकाशम को पहला मुकाम हासिल हुआ। जिला अनंतपुर को आखिरी मुकाम हासिल हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां 10वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया गया। रियासती वज़ीर तालीम के हाथों नतायज जारी हुए। 6,15,908 तलबा इम्तहान में शरीक थे। 4,14,281 तलबा कामयाब हुए। जिला प्रकाशम को पहला मुकाम हासिल हुआ है। जिला अनंतपुर को आखिरी मुकाम हासिल हुआ है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी एक ख़त के ज़रिए दी गई है। बताया जाता है कि इनके वालिद साहब सुबह मॉर्निंग वॉक को जब निकले थे तो एक बेंच पर बैठे, जहां पर उनको ये ख़त मिला जिसमें इन्हें और इनके बेटे सलमान खान को धमकी दी गई थी। इस ख़त में लिखा है कि सलमान खान को भी सिद्धू मूसेवाला ही की तरह मार दिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। बादरा पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह का दौरा किया। वहीं महाराष्ट्र के वज़ारत दाखिला ने सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।